Hi guys, I am Conventional Guruji. Welcome you all for daily financial editorial discussion. यहाँ हम रोज़ डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड बिजनेस लाइन फाइनेंशियल आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं 17 जून 2020 को, वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस, लाइव मिंट एंड बिजनेस स्टैंडर्ड के होंगे। इकोनॉमिक्स टाइम्स में आज कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया नहीं, सिमिलरली बिजनेस लाइन में भी। तो जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, जैसे हम देखते हैं मूडीज़, एस.एन.पी, डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है, ये रेटिंग प्रोवाइड करती है बॉन्ड्स को या डिफरेंट कंट्रीज़ को या सोवरेन गारंटीज़ को, फाइनेंशियल रेटिंग्स। कई बार हम देखते हैं कि इन एजेंसीज़ की रेटिंग होती है काफ़ी डिफ़र करती है। एक एजेंसी किसी को बहुत अच्छा बता रही है किसी को, और किसी को बहुत बुरा बता रही है। तो रेटिंग्स की एजेंसी भी काफ़ी मैटर करती है। तो इस पर एक आर्टिकल था जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, दैट इज़ बेस्ड ऑन एमएसएमई सेक्टर। रिसेंट में आपने देखा होगा कि 20 लाख करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस हुआ है। उस पैकेज में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है एमएसएमई सेक्टर को। पर ओनली पैकेज देने से या लोन देने से इस सेक्टर को बूस्टअप नहीं किया जा सकता है। और भी रीज़न है। वन ऑफ द रीज़न की फैक्टर पावर कंजप्शन एंड एमएसएमई सेक्टर, ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया, जिसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लाइव मिंट में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। जैसे आपने अभी देखा होगा कोविड-19 के केस में इकनॉमी हमारी बहुत डाउन है। तो जो हमने बजट के प्रोविज़न रखे थे स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, वो उस तरह एलोकेट नहीं हो पाए जो बजट में प्रोविजंस थे। सारी फंडिंग्स हम देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर में चली गई। तो हमें इस साल बजट रिवाइज़ करना चाहिए, एक सेकेंडरी बजट लाना चाहिए या फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू और ऐसे राइटिंग पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आर्टिकल जो था लाइव मिंट में आया था कि हाउस होल्ड्स, जो घर में लोग होते हैं, वो उनकी सेविंग्स पे इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें सिंपल सी बात बोली गई थी, जैसे अगर जो घर में लोग खर्चा कर रहे हैं, घर के लोग हाउस होल्ड्स हैं, खर्चा करना चाह रहे हैं, सेविंग करना चाह रहे हैं, वो मार्केट सेंटिमेंट्स या इकोनॉमी पे बहुत मैटर करता है। जैसे अगर किसी को लग रहा है कि इकोनॉमी बहुत डाउन जाने वाली है और वो मेजर टेम्प्रेरी मेजर है, तो वो अपने थोड़े खर्चे कर्टेल कर देंगे, लोन कम लेंगे, पर इकोनॉमी चलती रहेगी, खर्चा होगा, लोन लिया जाएगा। पर अगर किसी को लगता है कि जो इकोनॉमी डाउन है बहुत लॉन्ग टर्म में है, जैसे हम बात करते हैं कोविड-19 के केस में, बहुत लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट इस चीज़ से आ सकता है, तो लोग अपने खर्चे ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देते हैं, लोग सेविंग की तरफ चले जाते हैं। तो ये बेसिक डिस्कशन किया गया था। ये आर्टिकल एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जनरल चीज़ थी जो कि ऑलरेडी आप लोग अवेयर हैं, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया कि गोल्ड, जो हाउस होल्ड में जो गोल्ड होता है, उसे हम कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी ट्रेडिंग की जा सकती है, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल था जो कि लेबर रिफॉर्म्स पे था। कोविड-19 के केस में आपने देखा होगा कि लेबर संकट आ गया, मजदूरों का एक संकट आ गया, उनको नौकरी नहीं मिली, उनको ईजिली नौकरी से निकाल दिया गया, तो वो लोग अपने घर की तरफ जाने लग गए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होती है, जो लेबर्स होती है, इनको ईजिली निकाल देते हैं। लेबर लॉज जो स्ट्रिंजेंटली फॉलो नहीं हो रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल था। कोई एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, बहुत जनरल चीज़ें थी जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की, जो कि है न्यू बजट एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बजट एक बेसिकली रोड मैप होता है इकोनॉमी का। इस साल सरकार कैसे कैसे किन किन फील्ड में, किन किन सेक्टर में कितना खर्चा करेगी। इस साल का जो बजट पेश हुआ, वो बजट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि कोविड-19 की क्राइसिस आ गई। जो सरकार ने सोचा था उस तरीके से वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो जो रोड मैप होता है बजट, एक बेसिक रोड मैप है जिस पे आपको चलना है। ये रोड मैप ही हमारा फेल इसलिए हो गया कि कोविड-19 के क्राइसिस थे। जब हमारा रोड मैप ही फेल हो गया तो हम कैसे इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। जिस पाथ पे हमें चलना था, हमें वो पाथ ही आज की तारीख में नहीं पता है।
जैसे हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ की, यूएस में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अक्टूबर टू सितंबर चलता है। इन अदर कंट्रीज़ की हम जब बात करते हैं, चाइना, यूरोपियन यूनियन, रशिया एंड इंडोनेशिया, ये जो कैलेंडर ईयर होता है उसी को फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। इन कंट्रीज़ में कैलेंडर ईयर इज इक्वल टू फाइनेंशियल ईयर। तो ऑलरेडी वी डिस्कस कि इस साल का सारा बजट वेस्ट हो गया या प्रॉपरली एलोकेशन नहीं हो पाया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा बूस्टअप हुआ इस चीज़ का। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम क्या हुआ था, ग्रेट रिसेशन जो आया हुआ था वर्ल्ड वॉर टू की वजह से, वो रिसेशन कम हो गया जबकि इकोनॉमी बूस्टअप हुई वर्ल्ड वॉर टू की वजह से। सिमिलरली हम पेंडेमिक की बात करते हैं, वन ऑफ द सबसे बड़ी जो पेंडेमिक थी 1918 में, स्पेनिश फ्लू, इसने इकोनॉमी को बहुत डाउन किया था। सिमिलरली कोविड-19 ने भी इकोनॉमी को बहुत डाउन किया है। अब हम नया बजट पेश करें तो किस टाइम कर सकते हैं? देखिए, अभी इकोनॉमी को बूस्टअप होने में 2-3 महीना लगेगा, तो हमें अक्टूबर के नियर बाई बजट सरकार को नया पेश करना चाहिए, नया रोड मैप बनाना चाहिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन दिनों खरीफ की फसल का सीज़न भी होगा। जब आप नया बजट पेश करेंगे कि हम ये चीज़ें इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, तो एक मार्केट सेंटिमेंट्स भी काफ़ी अच्छे जाएंगे, तो लोगों को लगेगा कि सरकार कुछ कर रही है, बूस्टअप होगा इकोनॉमी का। वो सही टाइम भी है, इवन फेस्टिवल सीजन भी आ रहा होगा उन दिनों, तो उस समय सरकार को बूस्टअप के लिए एक नया बजट का प्रपोजल तैयार करना चाहिए, बिकॉज ये ईयर ऑलमोस्ट सरकार की उम्मीद के अलोंग नहीं जा पाया है। और हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमें फाइनेंशियल ईयर भी चेंज करने का सोचना है। सरकार इसका ऑप्शन भी ले सकती है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर का जो बेसिकली मैथमेटिक्स का जो पूरा गणित था वो कोविड-19 के कारण बिगड़ चुका है। 2020 को हमको एक छोटे स्पैम में, अक्टूबर तक के स्पैम में, इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का फाइनेंशियल ईयर काउंट कर लिया जाए, देन एक नया स्टार्ट किया जाए, नई चीज़ें की जाए। और हम में भी फाइनेंशियल ईयर को कैलेंडर ईयर वाइज भी कर सकते हैं, जिससे एक एमएनसीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि एमएनसीज़ कुछ कुछ क्या करती हैं, जैसे सपोज़ कोई एमएनसी है जो कि यूरोप बेस्ड है, तो वो दो तरह की अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करती है। एक जहाँ से वो कंट्री से ओरिजिन करती है वहाँ, जो कि कैलेंडर ईयर वाइज है, और इंडिया में अगर वो कंपनी है तो इंडिया में अपनी नई बैलेंस शीट मेंटेन करती है इंडियन फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इकोनॉमी है, बेसिकली हाईली कॉन्टैक्ट वर्क होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखेंगे तो लेबर या वर्कर आपस में बहुत कांटेक्ट में रहते हैं, आपस में टच में रहते हैं, हैंड होल्डिंग बहुत होता है। इसको हम अगर हम टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करते हैं तो कांटेक्ट बहुत कम हो सकता है, तो कोविड-19 का इम्पैक्ट कम हो सकता है। पर ये शॉर्ट टर्म मेजर है। अगर हम लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को देखते हैं तो जॉब लॉस बहुत हो सकता है टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन के चक्कर में, तो एक नेगेटिव एडवांटेज है, काइंड ऑफ ये दो धारी तलवार है। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पैकेज। एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ दिया अलग अलग सेक्टर को, तो एमएसएमई का एक मेजर वेटेज था। एमएसएमई सेक्टर ओनली पैकेज अनाउंस करने से बूस्टअप नहीं हो पाएगा, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, हमें वो सोचना है। अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें, 45% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिशन एमएसएमई सेक्टर से आता है, और हमारे एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 50% एमएसएमई सेक्टर से आता है, तो सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एमएसएमई सेक्टर की हम बात करें, जो मेजर इंडस्ट्री का पावर कंजम्पशन होता है, एनर्जी कंजम्पशन होता है, उसका 30% इनपुट कॉस्ट एमएसएमई सेक्टर पे करता है। अब हम बात करते हैं कि जो पावर कंजम्पशन है, जो बिजली का बिल है, यूएस के कंपेयर में हमारे यहाँ 5 गुना है और चाइना के कंपेयर में 2.5 टाइम्स। तो जो एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी महंगी बिजली मिल रही है और उनके इनपुट कॉस्ट का 10 to 25% है। अगर इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट बिजली के कंपेयर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए इतना यूज़ होगा, तो आप सोचेंगे प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो सकता है। सरकार को इस फील्ड में थोड़ा सोचना चाहिए। और हम बात करते हैं कि एनर्जी कंजप्शन एक अलग चीज़ है। अगर हम बात करते हैं कि इक्विपमेंट आप ऐसे यूज करें जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, इसके लिए बहुत कम अवेयरनेस है लोगों में भी, कंपनीज़ में भी, तो ये अवेयरनेस बहुत फैलाने की ज़रूरत है। एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज़ करने से आप जो 10 से 25% इनपुट कॉस्ट है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक दिक्कत क्या आती है कि आप कोई फैक्ट्री स्टेबलाइज करना है, आपको लोन मिल जाएगा, जैसे पैकेज में भी अनाउंस हुआ है 20 लाख करोड़ के पैकेज में आपको लोन वोन मिल जाएगा इजीली।
पर दिक्कत क्या आती है कि आपको अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना है, आपको इक्विपमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए बेसिकली लोन नहीं मिलता है। मेजॉरिटी टाइम्स आपको अपने पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, या एक सेविंग होगी, या किसी साहूकार से लोन लेना पड़ेगा। इनफॉर्मल क्रेडिट आपको मिलता है। सिमिलरली हम बात करें, एक और मेजर इशू आता है, अगर हम हाईली क्वालिफाइड मैन पावर की बात करते हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट को हैंडल कर सके, या एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ऑडिट कर सके किसी कंपनी में, एमएसएमई में, वो मैन पावर भी बहुत कम है। हमें इस मैन पावर को भी बढ़ाने पे सोचना चाहिए। स्किल इंडिया के अंतर्गत हमें इस सेक्टर को भी सोचना चाहिए। और हम बात करते हैं कि कोई क्लियर रोड मैप या सरकार की तरफ से पॉलिसी इस सेक्टर के अंदर नहीं है। जब आपके पास एक रोड मैप ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा आपको किस पाथ पे चलना है, तो आप कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर को 2012 से 17 के बीच में ओनली 13 करोड़ रुपए एलोकेशन किए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। सिमिलरली हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स की, उसने 80,000 करोड़ पर ईयर दिया एमएसएमई सेक्टर का डेटा कलेक्शन के लिए। रिलेवेंट मिनिस्ट्री की बात करें, उसने 5 साल में 13 करोड़ दिया, पर जो मिनिस्ट्री डेटा कलेक्शन कर रही है खाली उसने एमएसएमई सेक्टर के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। इस पर हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए जो कि एनर्जी का कितना यूज़ है, कितना कंजम्पशन है, कौन सी कंपनी कितना बिल पे कर रही है, कितना टाइमली उसका पेमेंट कर रही है, वो सब देखा जाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एक क्रेडिट हिस्ट्री मिलेगी एमएसएमईज़ की। बैंक लोन डिसबर्समेंट में ये डेटा यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी कितने करोड़ का बिजली का बिल भर रही है, कितने लाख का बिजली का बिल भर रही है, उन्होंने कितना डिफ़ॉल्ट किया, तो उससे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पता चलती है, कितने आप लोन देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम सिबिल स्कोर देखते हैं, ये फैक्टर भी कंसिडर किया जा सकता है लोन डिसबर्समेंट में। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, यूटिलाइज हाउस होल्ड गोल्ड। घर में लोगों के पास जो सोना होता है उसे हम कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं। कोविड-19 क्राइसिस में आपको पता है कि इकोनॉमी हमारी बहुत डाउन चली गई है। या तो हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स यूज़ कर दें। फॉरेक्स रिजर्व्स हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये मैंने 16 जून के आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ वो देखिए। आज हम बात करेंगे ओनली हाउस होल्ड गोल्ड की। हाउस होल्ड गोल्ड की अगर बात करते हैं, घर के अंदर इंडिया में सोना ऑलमोस्ट 25,000 टन ऑफ गोल्ड है। राव कमेटी की रिकमेंडेशन थी इंटर बैंक गोल्ड मार्केट तैयार किया जाए। नॉर्मली अभी आपने देखा होगा कुछ कंपनीज़ हैं जो कि गोल्ड पे लोन देती है, और भी कई इनफॉर्मल सेक्टर में लोग शॉप्स हैं या कई लोन देते हैं। हम बात करें मेजर कंपनीज जैसे मुथूट फाइनेंस, एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है जो कि लोन देती है गोल्ड पे। पर आपने नॉर्मली बड़ी बैंक एसबीआई का नहीं देखा होगा कि गोल्ड पे लोन दे रही है, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, या इंटर बैंक एसबीआई या आरबीआई आपस में ट्रांजेक्शन गोल्ड के लिए कर रहे हैं। हाउस होल्ड गोल्ड की जो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ये सेक्टर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। हमें इसमें एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लाना चाहिए, इस सेक्टर को डेवलप करना चाहिए। पर इसमें एक मेजर हर्डल क्या है कि जो 75% ऑफ हाउस होल्ड गोल्ड है वो ज्वेलरी की फॉर्म में है, और लोगों की साइकोलॉजी होती है कि सोना नहीं बेचेंगे, ये हमारे बुरे वक्त में काम आएगा, ये लोग सोचते हैं, इसलिए लोग सोना बेचने से भी कतराते हैं। पर हमें एक पैरेलल मार्केट अगर हम ऐसा डेवलप कर दें, लोग क्यों आएंगे, सरकार उनको इंसेंटिव दे, उनको टैक्स बेनिफिट मिले, जो प्रॉपर्टी गेन टैक्स होता है जैसे, और या गोल्ड पे जो टैक्स लगता है जब आप सोना बेचेंगे, तो उन टैक्स में इंसेंटिव दोगे तो लोग आएंगे, एक मार्केट डेवलप होगा। सरकार को इसके लिए इनिशिएटिव लेना होगा। 30% हम बात करते हैं, अगर एग्रीकल्चर लोन जो आता है वो बेसिकली लोगों का सोना गिरवी रख के आता है, जो कि उन्हें बहुत हाई ब्याज के तौर पे लोन मिलता है। अगर यही ट्रेडिंग चालू हो जाएगी बैंक्स में, बैंक्स इजीली लोन देना चालू कर देंगे, लोन अगर ट्रेडेबल होगा, सेकेंडरी मार्केट होगा इस लोन के लिए, गोल्ड लोन के लिए, हाउस होल्ड गोल्ड लोन के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत इम्पैक्ट डालेगा। लोन टू वैल्यू रेशियो बैंक से सरकार कम कर सकती है। लोन टू वैल्यू रेशियो आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज आपको 100 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदनी है और लोन टू वैल्यू रेशियो अगर 80% है, तो बेसिकली फंडा ये होता है कि 100 रुपये की प्रॉपर्टी के लिए बैंक 80 रुपये का आपको लोन देगा, 20 रुपीज़ का आपको अपने से बंदोबस्त करना है। गोल्ड एंड एनबीएफसी जो होती है कोलेटरल के रूप में हाउस होल्ड गोल्ड को यूज़ करती है, आपस में ट्रेडिंग करती है। आपने मुथूट फाइनेंस का जैसे मैंने एग्जांपल लिया,
बाकी कंपनीज भी करती है, सिमिलरली बैंक भी कर सकती है। और इस गोल्ड का सरकार भी बहुत अच्छा यूज़ कर सकती है। जो हमारा सोवरेन डेट है दैट इज़ 72% के अराउंड है आज की तारीख में जीडीपी का। कई कंट्रीज़ का इससे भी ज़्यादा, यूएस का ऑलमोस्ट सोवरेन डेट टू जीडीपी रेशियो 100% है। सरकार इस हाउस होल्ड लोन को यूज़ कर सकती है अपना सोवरेन डेट चुकाने में, जिस पैसे को और भी इम्पोर्टेंट सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। सोवरेन गोल्ड को बॉन्ड इशू कर सकती है सरकार, सोवरेन बॉन्ड्स लॉन्ग मेच्योरिटी के बॉन्ड हो, सरकार हाउस होल्ड से लोन ले, बैंक से लोन ले, और ये गोल्ड को यूज़ किया जाए, सरकार इसके रिस्पेक्टिव में बॉन्ड इशू करे तो सरकार को पैसा मिलेगा, जो कि सरकार के लिए अदर एक्टिविटीज जो कि इंपॉर्टेंट है वहाँ ये यूज़ आ सकता है। सो गाइस, आज के लिए यही आर्टिकल हमने डिस्कस करें 17 जून को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।